नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महिमा इंस्टीट्यूट में। तो 12 अगस्त 2023 को जो एमपी पुलिस का पेपर हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण जीके और साइंस के क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो महत्वपूर्ण जीके और साइंस जो आए हैं 12 अगस्त को तो उनकी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला पूछा गया, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? तो ये हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनकी आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्होंने दोस्तों ये इनको मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है। क्या कहा गया है? मिसाइल मैन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मिसाइल मैन। साथ में इन्होंने पृथ्वी मिसाइल का निर्माण करवाया, साथ में अग्नि, इन मिसाइलों का निर्माण में इनका सहयोग रहा। तो मिसाइल मैन की उपाधि इनको दी गई है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप लोग, इनमें से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता संबंधित नहीं है? तो वो कपूरथला है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आया था। आप एक बात और आती है कि ये आ सकता है कि इसका उत्तरी छोर कौन सा है? तो उत्तरी छोर कौन सा है दोस्तों? मांडा है। कहां पर है? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिणी छोर कौन सा है? दहमाबाद, महाराष्ट्र में। पश्चिमी छोर सुतकांगेडोर ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और पश्चिमी छोर जो है, पूर्वी छोर जो है वो है आलमगीर, मेरठ। आलमगीर, मेरठ। एक क्वेश्चन और आ सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सभ्यता है वो कैसी थी? तो ये दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता में इसकी अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो है वो सबसे पहले हड़प्पा में खोजा गया था, पहला स्थान। और किसने खोजा था? 1921 में दयाराम साहनी। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने पहला खोजा था। 1922 में अगर बात करें, 1922 में राखल दास बनर्जी इन्होंने खोजा था। किसको? मोहनजोदड़ो। एक बात और है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहनजोदड़ो में क्या है? तो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार कहां पर है? मोहनजोदड़ो में है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा पहला जो बंदरगाह है लोथल क्या है? बंदरगाह है। तो हड़प्पा सभ्यता का लोथल बंदरगाह माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इससे संबंधित आ सकता है दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त है। कौन सा है दोस्तों? मैरियाना गर्त है। मैरियाना कौन सा है? मैरियाना गर्त। और ये प्रशांत महासागर में है दोस्तों। कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। मैरियाना जो गर्त है इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 11,022 मीटर है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोगों के लिए। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि अगला कौन सा बन सकता है। तो देखिए, कौन सी रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है? तो दोस्तों आरबीआई जो होता है, आरबीआई से बैंक अगर उधार लेते हैं तो उसको जो ब्याज देनी पड़ती है बैंक को वो कहती है रेपो रेट। क्या कहलाती है दोस्तों? रेपो रेट। अगर बैंक से आरबीआई उधार ले उल्टा हो जाए तो ये हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों रेपो रेट तो आ गया है लेकिन रिवर्स रेपो रेट आना बाकी है। तो ये आ सकता है आप लोगों के लिए। और आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है और आरबीआई केंद्रीय बैंक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन किया गया। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल का शास्त्रीय कौन सा है? तो कथकली है। कौन सा है दोस्तों? कथकली है।
तो इनमें से एक हमारा आंध्र प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का भी पूछा जा सकता है, उड़ीसा का भी। ये सभी आप लोगों को देखने हैं, हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन से हैं, वो सभी नृत्यों को हम लोगों को देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चले, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्या आया था और देखते हैं हम लोग। पौधों से संबंधित समूह है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये पूरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी टेक्सोनोमी में। चलिए, चार जगत का वर्गीकरण करने की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कोपलैंड। किसने? कोपलैंड ने 1956 में। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम आ गया है, तो विटामिन ए का भी आ सकता है, और विटामिन बी का आ गया, विटामिन बी का भी आ सकता है, विटामिन डी का भी आ सकता है, और विटामिन ई का भी आ सकता है। तो इन विटामिनों को आपको देखना है। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, ए का रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अच्छा, एक बात और है, विटामिन डी जो होती है कैल्सीफेरॉल, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं इससे, ठीक है दोस्तों। तो ये विटामिन आपको देखना है, तो विटामिन से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोगों को देख लेनी है सभी विटामिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चार जगत का वर्गीकरण हो गया, विटामिन हो गया हमारा। अब एसएलआर मैंने आपको पढ़ाया था, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को आरबीआई के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा रखना होता है, कुछ परसेंटेज रखना होता है, उसको एसएलआर कहते हैं। अब एसएलआर आ गया है, तो सीआरआर भी आ सकता है दोस्तों। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? ये बैंकों को आरबीआई के लिए एक नगद रूप में रखना होता है, उसका परसेंटेज, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, ये किसके कारण उपयोग होते हैं, मतलब हमारा जो आरबीआई है वो कैसे उपयोग करता है इनको? तो हम ये कह सकते हैं आरबीआई हमारा महंगाई को घटाने और बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को अगर बढ़ा देगा तो महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम होगी। और अगर इनको घटाएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन ज्यादा मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद में शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है दोस्तों। एक बात और समझ लीजिए, पीएच स्केल होती है, और पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो शुद्ध पानी होता है उसका 7 होता है, और इसके 7 से नीचे 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीय होती है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऊपर वाला जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चों? क्षारीय होता है। तो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आप जानते हैं, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो एसिड क्या होगा? 7 से नीचे होगा। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इसको, दूध का पीएच मान जो है 6.4, यानी कि 6.5 के आसपास दूध का पीएच मान होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ये दोनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि एक अवस्था से बी अवस्था में अगर चेंज कर रहे हैं और बी से अगर ए में कर ले, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे पानी से, बर्फ से पानी बना लिया, और पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं, आया ना? तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ए से बी में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन बी से ए में चेंज नहीं कर सकते। जैसे दूध से हम लोग दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, हम लोगों ने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये न्यूटन है दोस्तों। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्या दिए थे? गति के 3 नियम दिए थे। तो ये आप लोगों को देखना है। एक जड़त्व का नियम है कि जब तक हम लोग किसी भी चीज पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में वो है। दूसरा जो है हमारा, जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है वो होता है। तो हमारे तीनों जो न्यूटन के नियम हैं उनको देख लेना है बच्चों आप लोगों को। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद में दूषित पानी पीने से क्या होता है? तो दूषित पानी पीने से हमारे बॉडी में है प्रदूषण हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अटैक करता है ये पीलिया, यानी कि लीवर पर अटैक करता है, जिससे पोलियो भी हो सकता है। पीलिया मैन होता है,
पीलिया हो जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध से। अगर हम बात करें इससे संबंधित है दोस्तों तो ये दूध से है। अब हरित क्रांति आ जाएगी तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी हमारी? हरित क्रांति हो जाएगी हमारी फसलों से संबंधित। किससे? फसलों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति 1965 के आसपास ये लागू हुई थी और स्वामीनाथन ने शुरू की थी, MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? किसने शुरू की थी बेटा? ये वर्गीज कुरियन। ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। अगला देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया? तो ये हम लोगों ने बात की थी, न्यूटन ने। अब उसके बाद में किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें कौन सा दोष है? अब आप देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर दूर की दिखाई नहीं दे रही है तो पास की दिख रही है, तो इसमें निकट दृष्टि तो है, लेकिन दोष है कौन सा? दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो इसको दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और पास की दिखाई नहीं दे रही तो वो दूरदृष्टि दोष है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन है और आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए, हाँ, तो ये बच्चों 12 अगस्त के क्वेश्चंस थे आपके। 12 अगस्त में ये पूछे गए हैं और इनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों ने डिस्कस की, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे और लगातार इनको रिवीजन करते रहेंगे हम लोग और इससे संबंधित जानकारी और आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।